जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस वक्त मेरे पास स्टूडेंट की तादाद जो शो हो रही है ये बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। आपकी अटेंडेंस 75% लाजमी होनी चाहिए। 75% आपकी प्रेजेंट लाजमी होनी चाहिए। मैं आपकी हर क्लास की अटेंडेंस जो है वो मेंटेन कर रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आप मुझे चैट में भेजते हैं, उसके बाद फिर इसको कंपाइल करने के लिए मैं अपने असिस्टेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व करता हूँ और वो उसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर रहे होते हैं। आपकी जो अटेंडेंस है इसको आपने मेक श्योर करना है कि आपकी 75% से ऊपर हो। आपकी जो क्लास है इसके अंदर 43 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इस वक्त का जो मौजूद क्लास में इस वक्त प्रेजेंट मौजूद हैं जो कि अभी क्लास ले रहे हैं वो इसके 20% भी जो है वो मुश्किल से बन रहे हैं। नहीं बल्कि 45% जो है वो स्टूडेंट बन रहे हैं जो कि सब क्लास में मौजूद हैं। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो उनको आपने अपनी तौर पे ये मशवरा दे देना है। मेरी तरफ से आप ये मशवरा दीजिएगा कि वो अपनी अटेंडेंस को मेंटेन कर लें। आपकी कोई भी जो एब्सेंट मार्क हो चुकी है वो प्रेजेंट नहीं लगेगी। अटेंडेंस आपके हाथ में है। कैसे आपके हाथ में? मैं ऐसा नहीं कर रहा कि किसी रन टाइम के ऊपर मैंने जो है वो आपकी अटेंडेंस कॉल कर ली या फिर मैंने किसी रन टाइम के ऊपर मैंने कुछ ऐसे कर लिया कि आपकी अवेलेबल स्टूडेंट्स की जो है वो स्क्रीन शॉट्स ले ली। तो उसमें चांसेस होते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कि फॉर सम रीज़न लेट से लाइट चली जाती है, इंटरनेट का इशू होता है या कोई और इशू होता है जिसकी वजह से वो टाइमली जो है वो डिस्कनेक्ट होते हैं और जब कनेक्ट होते हैं तो वो क्लास के अंदर मौजूद हो रहे होते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम में जब मैंने अटेंडेंस लगाई होगी उसमें मौजूद ना हो तो उस वक्त में उनकी एब्सेंट मार्क हो जाए। तो इस तरीके से कोई मिस ऐप होने के चांस जो है मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। वो इस तरह से नहीं छोड़ा कि मैंने आपको लॉक किया हुआ है कि आपको मैंने चैट इनेबल करके दी हुई है, आप मुझे जो है अपनी चैट में मुझे अपनी अटेंडेंस भेज सकते हैं। आपकी अटेंडेंस मुझे रिसीव होगी और वो सारी की सारी अथॉरिटी आपके पास है। मैं अपने तौर पे कोई अटेंडेंस उसके अंदर मार्क नहीं कर रहा होता। जो आपकी चैट जैसे आती है वही मेरे पास रजिस्टर हो रही होती है और वही जो है वो अटेंडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रही होगी। तो वो स्टूडेंट जो कि क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते तो ज़ाहिर सी बात है वो चैट के अंदर अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क कर सकते, अपनी अटेंडेंस नहीं भेज सकते। तो उनकी मेरे पास जो है एब्सेंट मार्क होगी। और अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होती तो आप फाइनल पेपर नहीं दे सकते। अगर आप फाइनल पेपर नहीं दे सकते तो आप डिफ़ॉल्ट में फ़ेल हो जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसके मिड में बड़े अच्छे नंबर हैं, प्रोजेक्ट में उसमें प्रैक्टिकल में बड़े अच्छे नंबर हैं और उसके अलावा सेशनल मार्क्स में बड़े अच्छे नंबर हैं और वो इन मार्क्स से जो है वो पास होता हो, यानी कि उसके 40% से ज़्यादा मार्क्स हों, यानी कि आपके 80 में से जो हैं 32 से अबव मार्क्स होते हों, उसके बावजूद अगर उसने फाइनल पेपर फॉर सम रीज़न किसी भी रीज़न से नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल बीमार हो गया तो नहीं दिया या अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो नहीं दिया, तो अगर उसने फाइनल पेपर नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक वो डिफ़ॉल्ट फेल होता है। चाहे उस वैसे बाकी मार्क्स को मिला के वो फेल ना भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी जो है वो फाइनल पेपर ना देने पे वो फेल होता है। तो इस सूरत में इस सूरत में वो सारे स्टूडेंट जो इस माइंड के साथ जो है वो क्लास में मौजूद हैं या क्लास को जो है वो में क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कि वो अटेंडेंस जो है कोई मैटर नहीं करती, क्लास लें या ना लें। फाइनल पेपर जो है वो या आपके जो पेपर हैं वो ऑनलाइन होने हैं तो वो ऑनलाइन जो है वो किसी तरीके से कर लेंगे और वो पास हो जाएंगे, तो वो पास नहीं हो सकते। आपकी जो जो अटेंडेंस की रिपोर्ट होगी वो मैं आपके साथ कंपाइल करने के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी वो पार्शली कंपाइल हो चुकी हुई है, उसको मैंने ज़रा फ़िल्टर करना है, उसके अंदर जो करेक्शन वगैरह वो मैंने ठीक करनी है।
और जो उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह उसको मैंने एक दफ़ा फाइनलाइज़ कर लेना है कि वो रिज़ॉल्व हो जाएँ। फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा, और जो अटेंडेंस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, वैसे ही अटेंडेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगी, और साथ में रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनकी अटेंडेंस 75 से कम है, उनको एग्ज़ाम अलाउ ना किया जाए। ठीक है? तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि आपकी अटेंडेंस 75% होना ज़रूरी है। तो ये मेरी तरफ से जो है ना अटेंडेंस की रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि मैं रेगुलरली आपकी जो है वो अटेंडेंस मार्क भी करता हूँ। रेगुलरली आपकी जो है क्लासेस भी होती हैं। आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उसको सीरियस नहीं लेते, और कोर्स को क्लियर करने के लिए लाज़मी है कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो उस बेस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फाइनल पेपर ना दे सकें अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है। तो मुझसे किसी ने कहा है कि अटेंडेंस शीट जो है वो मैं शो कर दूँ। अटेंडेंस शीट जो है वो अभी मेरे पास बनी हुई है, लेकिन क्योंकि वो फाइनलाइज़ नहीं है, मुझे उसको जो है वो एक दफ़ा व्यू करना है उसके अंदर के अक्सर जो है वो कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसको मैंने रिज़ॉल्व करना होता है, मैं उसको रिज़ॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो आपको जो है वो मिलेगी अटेंडेंस, और वो अटेंडेंस जो है वो फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है? हाँ, इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि आपने क्लास ली, मेरे पास वो एब्सेंट लगी है। आप मुझे कहेंगे कि सर मैंने इस वाली तारीख को जो ये आपके पास मेंशन हो रही है एब्सेंट, वो मेरे पास प्रेज़ेंट है, तो मैं वहाँ पे जो है अपने पास रिकॉर्ड में चेक करूँगा कि आपकी वहाँ पे प्रेज़ेंट बनती है या नहीं बनती। और अगर बनती हुई तो वो आपकी एब्सेंट जो आपकी एक्चुअल प्रेज़ेंट थी, गलती से एब्सेंट लगी हुई है, वो मैं ठीक करूँगा। अदरवाइज़ अगर कोई मुझे ये कहता है कि सर मेरी इतनी परसेंट अटेंडेंस हो रही है, मुझे 2 अगर आप अटेंडेंस लगा दें तो मेरी अटेंडेंस जो है वो 75% हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अटेंडेंस वही लग होगी जो कि आपने क्लास के अंदर खुद मार्क की होगी, और मार्क करने का कंट्रोल मैंने आपके हाथ में रखा हुआ है, मेरे पास नहीं है। वो इसी तरीके से नहीं है, क्योंकि जो आप चैट में मुझे मैसेज भेजेंगे, वही आपकी अटेंडेंस होगी, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी अटेंडेंस लाज़मी तौर पे मार्क करनी है। ओके, तो अटेंडेंस की सीरियसनेस को आप जो है वो अंडरस्टैंड करें। जी, जो इस वक़्त मुझे काफ़ी टाइम से इसका जो है ना बड़ा टेंशन हो रही है कि आप लोग जो है क्लास में जो है वो रेगुलर नहीं हो रहे। तो आप अपने तौर पे एथिकली अपनी जो है वो रेगुलर होते, ठीक है, कहीं पे हम आपको रिलैक्स कर देते हैं फॉर सम रीज़न, लाइट से लाइट की या कुछ है, लेकिन आप खुद एथिकली अपने आप को जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको एग्ज़ाम के लिए भी जो है अपने आप को माइंड बना के रखना है कि आप एग्ज़ाम भी जो है वो नहीं दे सकते। क्योंकि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्वालीफ़ाई करने के लिए आपको क्लास में सब्जेक्ट को सीखना, उसमें क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, तो हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज़्म। पॉलीमॉर्फिज़्म के कॉन्सेप्ट को हमने एक बेसिक आइडियाज़ के साथ जो है अंडरस्टैंड किया था। अब हम ज़रा इसको थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक आज कर लें, ताकि इस वीक के अंदर हम 2 टॉपिक्स कर सकें, पॉलीमॉर्फिज़्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो पॉलीमॉर्फिज़्म और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इस्तेमाल करके हम पॉलीमॉर्फिज़्म का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज़्म के टॉपिक को जो है वो देखेंगे, और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे कि आज कुछ हिस्सा हमारा हो जाए, कुछ हिस्सा हमारी नेक्स्ट क्लास में पॉलीमॉर्फिज़्म का कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जो है उसको डिस्कस कर लें। पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज़्म इज़ एन इम्पोर्टेंट कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट सिंपली मीन्स मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज़्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि आपके पास एक से ज़्यादा हालतें हों। अब एक से ज़्यादा हालतें क्या हो सकती हैं? क्या मतलब है इसका? दैट इज़ द सेम एंटिटी लाइक मेथड और ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियोज़। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ही एंटिटी जो है, जैसे कि एक मेथड हो सकता है या ऑपरेटर हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। तो एक ही चीज़ डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, द प्लस ऑपरेटर इन जावा इज़ यूज्ड टू परफॉर्म टू स्पेसिफिक फंक्शन। जो प्लस का ऑपरेटर है, ये 2 मखसूस फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। व्हेन इट इज़ यूज्ड विद नंबर्स, इट परफॉर्म एडिशन। जब ये
नंबर के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, तो इसमें एडिशन होती है, जैसे कि इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6। तो ये दो इंटीजर हैं, और इसमें अगर हम करते हैं इंट सम इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a प्लस बी से क्या होगा, a में 5 है, b में 6 है, तो 5 प्लस 6 11 बनता है। तो सम में वैल्यू आ जाएगी 11, तो आउटपुट यानी कि इसकी बन रही होगी 11। तो ये प्लस का ऑपरेटर जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, ये आउटपुट कर रहा है 11। एंड वेन एवर वी यूज ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग्स, इट परफॉर्म स्ट्रिंग कंकेटिनेशन फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से जो प्लस का ऑपरेटर अगर यूज़ होता है स्ट्रिंग के साथ, तो इसमें कंकेटिनेशन होती है। ठीक है, मिसाली तौर पे आप देखें यहाँ पे, तो स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नेम, इसमें स्ट्रिंग डिटेल हमने दिया है ABC स्पेस, और दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास है लास्ट नेम, इसमें हमने प्रोवाइड किया है XYZ। तो अब हम अगर फर्स्ट नेम यानी कि एक स्ट्रिंग है, दूसरा प्लस, लास्ट नेम दूसरी स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग के दरमियान में अगर हम प्लस यूज़ करें, तो ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, इनमें कंकैट करता है। तो आपके पास जो इसकी इस प्लस के ऑपरेटर की जो आउटपुट बनेगी ABC स्पेस XYZ, यानी कि ये आउटपुट बनेगी ABC स्पेस XYZ, जो कि इस वाले नेम वाले वेरिएबल के अंदर सेव हो रही है। तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि यही एक ही प्लस का जो ऑपरेटर है, एक सिनेरियो के अंदर इसने एक तरीके से बिहेव किया, दूसरे सिनेरियो के अंदर इसने दूसरे तरीके से बिहेव किया। इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पर्सन जो है एक वक्त में मुख्तलिफ उसके तशख़्ख़ुस हो सकते हैं, मुख्तलिफ उसकी खसूसियात हो सकती हैं। लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज़ अ फादर, एक आदमी जो है वो एक वक्त में फादर भी है, अ हस्बैंड एक हस्बैंड भी है, एन एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय भी है। सो द सेम पर्सन पोजेसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो एक ही जो आदमी है, एक ही जो पर्सन है, वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, हालतों के अंदर मुख्तलिफ रवैया जो है वो रखता होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक अहम जो खसूसियत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम एक एक्शन को डिफरेंट तरीके से जो है वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, polymorphism allow you to define one interface and have multiple implementation। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो polymorphism है ये अलाउ करता है कि आपके पास एक इंटरफेस हो और इसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो, डिफरेंट इसके इस्तेमालात हों। अब जहाँ पे जो इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन है, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करने के दो तरीके हैं। एक इसका जनरल वे है, जनरल तरीके से जो इंटरफेस का क्या मतलब है और उसके बेस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है। और दूसरा तरीका है जो कि टेक्निकल है, यानी कि इंटरफेस एक कीवर्ड भी यूज़ होता है जावा के अंदर, और उसी की बेस में इम्प्लीमेंट का भी कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। तो इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी इसमें जो है मौजूद है। तो पहले हम ज़रा ज़िक्र करते हैं जनरल लेवल पे कि जनरल लेवल पे अगर हम इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो क्या होगा। तो जनरल लेवल पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस का मतलब ये होगा कि यूज़र को एप्लीकेशन से एक्सेस करने का जो तरीका है वो आपका इंटरफेस होगा। और यूज़र की बेस पे कि यूज़र जिस तरीके का भी है उसकी बेस पे उसको ख़ास किस्म की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हासिल होगी, ख़ास किस्म की उसको फंक्शनलिटीज़ हासिल होंगी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ जो कि मेरी जनरल आइडिया के कॉन्सेप्ट को जो है आपके सामने वाज़ह करेगा और आपको जो है ये चीज़ क्लियर होगी। तो एग्जांपल ये है कि आप एक वेबसाइट को यूज़ करते हैं, लेट्स से आप LMS को यूज़ करते हैं। तो अब LMS पे जो आपको इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, आपको जो एप्लीकेशन की फ़ीचर्स हासिल करने हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप लॉगिन किस बेस पे कर रहे हैं। अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट के यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ यूँ होगा कि तो ऐसी सूरत हाल में कुछ यूँ होगा कि अगर आपने बीइंग अ स्टूडेंट
लॉगिन किया है तो आपको स्टूडेंट के रिलेटेड है वो इंटरफेस मिलेगा, उसकी जो फीचर्स हैं वो स्टूडेंट के तौर पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें वही आपका एक इंटरफेस है, एक ही वेबसाइट है, लेकिन आपके लॉगिन से आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज होगी। अब आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बीइंग जो स्टूडेंट है वो आपको मिल रही है, लेकिन आप उसी वेबसाइट पे, सेम ही वेबसाइट है, अगर आप लॉगिन करते हैं एज अ टीचर तो आपको जो व्यू मिलेगा वो एज अ टीचर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही वेबसाइट है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट सिचुएशन में चेंज हो रही है। तो एक तो एग्जांपल इस तरीके से होगी, ये हमारी एग्जांपल थी किसकी, जनरल इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट की, कि आपके पास एक ही इंटरफेस है, एक ही वेबसाइट है, और उसको आप डिफरेंट जो है उसके यूजर्स आपको आंसर मिलते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन सा जो है वो लॉग इन कर रहा है, तो उसकी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाती हैं। अब अगर टेक्निकल में देखें तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है इंटरफेस, तो इस तरीके से हम एक ख़ास किस्म का कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं इंटरफेस, और उसके डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसमें की जा सकती हैं। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, हालांकि ये टॉपिक हमने ईद के बाद पढ़ना है तो हम उसको जो है थॉरली पढ़ेंगे, जस्ट क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ड यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल यूज़ हो रहा है, तो एक आइडिया आपके माइंड में क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे करते ही हैं कि जब हम इंटरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम मेथड जो होंगे उनको सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, यानी कि मेथड की जो बॉडी होगी वो हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम मेथड को जो है वो डिक्लेयर कर लेंगे कि जी ये मेथड हमारे पास होगा। अब जो ये मेथड की जो डिक्लेरेशन होगी वो आपके पास इंटरफेस में होगी। अब जो सी क्लासेस जो हैं वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी, वो अपनी इम्प्लीमेंट खुद बताएंगी, वो कहेंगे कि जो इसके अंदर, इस वाले इंटरफेस के अंदर जो ये वाले मेथड डिक्लेयर किए ना, उसकी जो बॉडी के अंदर इस वाली क्लास के अंदर ये वाला काम होगा, किसी दूसरी क्लास के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे उसी मेथड के अंदर कुछ दूसरा काम होगा। तो इस तरीके से हर क्लास के अंदर जो है उसका अपना अपना काम जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये आपके पास जो है एक टेक्निकली हो जाएगा कि आपके पास इंटरफेस होता है और आपके पास डिफरेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद है द वर्ड पॉली मीन्स मैनी। वर्ड जो है पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फ्स मीन फॉर्म्स। मॉर्फ्स का मतलब है फॉर्म यानी कि हालतें, मैनी का मतलब बहुत सारे, फॉर्म्स का मतलब है हालतें, सो इट मीन मैनी फॉर्म, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी हालतें। तो पॉलीमॉर्फिज्म बताता है कि आपकी किसी चीज़ की बहुत सारी हालतें हो सकती हैं। Polymorphism is a property through which any message can be sent to objects of multiple classes. पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी खसूसियत है जिसमें आप एक कोई भी मैसेज जो है जब आप ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं किसी भी मुख्तलिफ क्लासेस में, जो मुख्तलिफ क्लासेस की जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको जब सेंड करते हैं, एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन अप्रोप्रिएट वे डिपेंडिंग ऑन द क्लास प्रॉपर्टीज़। तो हर जो ऑब्जेक्ट होगा हर अपनी क्लास के मुताबिक वो ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा। थोड़ी सी टेक्निकल बात हो रही है, इसको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें ज़रा आपके सामने और वाज़ेह होंगी। मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ इसका आइडिया आपके माइंड में क्रिएट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है एक मेथड है, लेट्स से ड्रॉ का मेथड है। आपके पास एक क्लास है रेक्टेंगल की, उसके अंदर भी ड्रॉ का मेथड है, दूसरी आपके पास है सर्कल की, उसके अंदर भी ड्रॉ का मेथड है, तीसरी आपके पास है पॉलीगॉन की, उसके अंदर भी ड्रॉ का मेथड है। अब जब आप ड्रॉ का मेथड कॉल करते हैं तो अब जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर रहे होंगे उसका ड्रॉ का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करके जो है वो फंक्शन कॉल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होगा वैसा जो है वो आपके पास जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी। तो यहाँ पे एनी मैसेज कैन बी सेंड का मतलब ये है कि मैसेज सेंड करने का मतलब ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर रहे हैं या उस मेथड के अंदर हम जो है कोई आर्गुमेंट या वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इसे मैसेज सेंड करना कहते हैं। और उसकी बेस पे जो हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अपने जो उस क्लास के अंदर जो उसका बिहेवियर पाया जाएगा वो उसके मुताबिक जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज द की पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। इट इज़ so important that the language that don't support polymorphism cannot advertise themselves as object oriented language। ये इतना इम्पोर्टेंट जो रुकन है
कि वो लैंग्वेजेज़ जिनमें पॉलीमॉर्फिज़म नहीं पाई जाती, वो अपने आप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज़ नहीं कह सकती। लैंग्वेजेज़ दैट पोजेसेस क्लासेस बट हैव नो एबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज़म आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेज़। वो लैंग्वेजेज़ जिनके अंदर क्लासेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज़म जो है वो इस्तेमाल नहीं होती या पॉलीमॉर्फिज़म जो है उसकी सलाहियत नहीं होती, तो उन लैंग्वेजेज़ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहते। उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट को फ़ोकस करके सारा काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए जो है उसका जो पैराडाइम है, जो प्रिंसिपल है, पॉलीमॉर्फिज्म वो होना लाज़मी है। अगर वो नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज नहीं होगी। दस इट इज़ वेरी वाइटल फॉर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसलिए जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये बड़ा अहम सतून है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अच्छा जी, फिर है जी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम टाइप्स देखते हैं इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स होती हैं डिफरेंट किस्म की। इनको हम दो हिस्सों में जो है वो डिफाइन करते हैं, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरी होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डायग्राम से आपको पता चलेगा कि देखें पॉलीमॉर्फिज्म है, इसकी दो टाइप्स हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। जो कंपाइल टाइम है इसके अंदर आपके पास मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग आते हैं, और जो इसके अलावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग आते हैं। तो जो दूसरी टाइप है रन टाइम, उसके अंदर वर्चुअल फंक्शंस आते हैं, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो टॉपिक है हम उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन द जावा। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग से, मेथड ओवरराइडिंग से और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। एक्चुअल में यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग से और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से जो है वो ज़्यादा उसका होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। ऑपरेटर यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का लफ्ज़ जो है वो इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है नीचे है वो इनका जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो ज़िक्र हो रहा है। तो मैं सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग का आपके सामने जो है वो ज़िक्र कर लेता हूँ। तो मेथड ओवरलोडिंग में ये होता है कि आपके पास जो है मेथड सेम नेम के होते हैं, एक ही क्लास के अंदर मेथड सेम नेम के होते हैं, लेकिन उनके जो पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अभी ये देखेंगे हमारे पास फंक्शन है FUNC। तो इस वाले में पहला वाला है जिसमें इसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं है। दूसरा मेथड है उसका भी सेम नेम है, लेकिन इसके अंदर एक आर्गूमेंट है, वो इंटीजर टाइप का है। इसके अलावा अगला मेथड है वो भी सेम नेम का है और इसके अंदर भी एक ही आर्गूमेंट है, लेकिन आप इसकी डेटा टाइप देखें तो डेटा टाइप इसकी डिफरेंट है। फिर इसके अलावा एक और मेथड सेम नेम का है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट दो पैरामीटर हैं। तो इस तरीके से सेम नेम के डिफरेंट मेथड जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड हैं, इनमें कोई इशू नहीं है, और इस टेक्निक को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल तक जो है वो हम अपने आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें आपने मुझे याद करवाना है कि मैंने आपको इस एग्जांपल से लेके जो है वो आगे लेके इस टॉपिक को डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। हम यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।